मेरा नाम आर्यन है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पर मेरी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर गई। वो लड़की गरीब परिवार की थी। उसे देखकर मेरी उस पर नीयत खराब हो गई, क्योंकि उसकी सुंदरता मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही थी। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को इस्तेमाल करना था। मैंने कई बार इससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, मगर ये गलत टाइप की लड़की नहीं थी। बहुत ही शरीफ परिवार की लड़की थी, जो लड़कों से दोस्ती करना नहीं जानती थी, और इस कॉलेज में पढ़ने के इरादे से ही आई थी, ना कि फालतू काम करने के लिए। वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी, मगर मैं अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा था। मैं भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, और मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं धीरे धीरे इसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके साथ बात करने की कोशिश करता था, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता था, मगर ये मुझे इग्नोर किया करती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, और मैं इसे लेकर ज़बरदस्ती कॉलेज की क्लासरूम में चला गया, जहाँ पर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हें कॉलेज से भी निकलवा दूंगी। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया था, और मैंने तभी से फैसला कर लिया था कि मैं इस लड़की से बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। मैंने इस लड़की के घर परिवार का पता लगाया तो पता चला कि ये लड़की अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ अकेली रहती है। इसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। मैंने उसके घर के आसपास अपना एक आदमी छोड़ दिया था, ताकि वो उस पर नज़र रख सके कि वो कब क्या करती है, कहाँ जाती है और कब घर में अकेली होती है। एक दिन मुझे मेरे आदमी ने बताया कि सर, वो लड़की इस समय घर में अकेली है। उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए उसकी बड़ी बहन उसे घर में छोड़कर माँ जी को अस्पताल ले गई है। अब मेरे पास उसके घर में घुसने का बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए मैं मौका पाकर उसके घर चला गया। जब मैंने उसके घर का दरवाज़ा बजाया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो मुझे पहचानी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मैंने उसे घर के अंदर धक्का दिया और जल्दी से अंदर घुसकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम कौन हो, मगर मैं उसके मुंह पर ज़बरदस्ती हाथ रखकर उसे कमरे के अंदर ले गया और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। लेकिन इस दौरान झपटा झपटी में मेरे चेहरे से मास्क गायब हो गया और मेरा चेहरा खुल गया था। वो मेरा चेहरा साफ साफ देख चुकी थी। वो मुझे बहुत बुरा भला कहने लगी। वो रो रही थी, मुझे कोस रही थी और मुझे दुहाइयाँ दे रही थी, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा काम हो चुका था, मैं उसका इस्तेमाल कर चुका था, और अब मेरा इस लड़की से दिल भर गया था। ऐसा मैं सिर्फ इस लड़की के साथ ही नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था, लेकिन ये पहली ऐसी लड़की थी जिसके साथ मैंने उसकी मर्जी के बिना ये सब कुछ किया था। अक्सर मैं लड़कियों से दोस्ती करता था, उनके साथ रात गुजारता था, उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया करता था, लेकिन वो लड़कियां हमेशा वही होती थी जो इस काम के लिए राजी होती थी। ये लड़की बेहद सुंदर थी, और मेरे दिल को इसकी सुंदरता भा गई थी। मैं लड़कियों से मोहब्बत तो करता नहीं था, बस उनके साथ एक रात गुजारना ही मेरा पैशन था। इस लड़की की इज्जत खराब करने के बाद न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की थी। वरना अभी तक जितनी भी लड़कियों से मेरा सामना हुआ था, वो खुद इस काम के लिए तैयार हो जाती थी। अगले दिन मेरे डैड ने मुझे अपना लंदन वाला बिजनेस संभालने के लिए लंदन जाने को कहा, तो मैं भी वहां जाने के लिए फौरन तैयार हो गया था। मुझे डर था कि कहीं ये लड़की मुझे पकड़वा ना दे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगी, अपनी इज्जत की खातिर किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए सब कुछ उनकी इज्जत ही होती है। और ऐसा ही हुआ था। मैं लंदन में शिफ्ट हो गया था। कुछ साल के बाद लंदन में मेरी एक लड़की से शादी हो गई थी, लेकिन मेरी औलाद नहीं हुई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें हिंदुस्तान वापस चलना चाहिए। जैसे ही मैं हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर में दाखिल हुआ, तो नौकरानी का बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया था। मुझे उस बच्चे पर बहुत प्यार आया था। तभी अचानक उसकी सगी माँ भागती हुई आई थी। मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बार बार पुकार रहा है, पापा पापा। कोई नन्ही सी जान मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। मेरा शरीर हिलडुल नहीं पा रहा था।
मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चिल्ला रहा था। मेरा दिमाग आउट हो चुका था, लेकिन शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अचानक ही किसी ने तेज़ी से मेरा सर पकड़कर झंझोड़ा था। तभी मेरी आंख फौरन खुल गई थी। मुझे झंझोड़ने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी प्रीति थी। वो मुझ पर झुकी हुई थी। मैं फौरन ही हड़बड़ाकर बैठ गया था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ था। प्रीति मुझे देखते हुए बोली, आर्यन, क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने अपना पसीना साफ किया। उसके बाद गहरी सांस लेकर उसे बताया कि मुझे स्लीप पैरालाइज हो गया था। मैं खुद को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ जाऊं। तुम कहाँ से आ गई? तुम तो जॉब पर गई हुई थी ना? आज तुम्हारा ऑफ तो नहीं था? वो मुझे देखते हुए बोली कि हाँ, आज मैं जल्दी घर आ गई थी। ऑफिस में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। और देखिए, जब मैं घर में दाखिल हुई तो कमरे से आपकी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। प्रीति फौरन मेरे सीने से लगकर मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया तो मैं पूरा ग्लास एक ही घूंट में ख़त्म कर गया था। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। और फिर मैं चप्पल पहनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, बस शायद नींद की कमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना मेरी तबीयत तो ठीक है। मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद हम खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। थोड़ी बाहर की हवा लूँगा तो तबीयत और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। प्रीति कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और फिर वो तैयार होने के लिए चली गई थी। शावर के नीचे खड़े होकर भी मेरे दिमाग में वही आवाज़ें गूंज रही थी, पापा पापा। न जाने कौन था जो मुझे इस तरह हर रोज़ पुकारा करता था। मैं जब भी सोने के लिए लेटता था तो मेरे सपने में एक बच्चा आता था और ऐसा लगता था जैसे वो मुझे तड़प तड़प कर पुकार रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी मिरर के सामने बैठी हुई मेकअप कर रही थी। मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार हो चुका था। मैं भी मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने बाल बना रहा था, जब वो मुझे देखते हुए बोली, आर्यन, मैं सोच रही थी कि हम इंडिया वापस चलते हैं, घर वालों से मिलते हैं। 5 साल हो गए हैं हमें हिंदुस्तान से लंदन आए हुए। पता नहीं सब कैसा होगा वहाँ सब कुछ। आपके मम्मी पापा भी तो कई बार यहाँ आ चुके हैं और हर बार शिकायत करके जाते हैं कि हम लोग यहाँ आकर अपने देश को भूल ही चुके हैं। शायद आपके घर वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए आपकी तबीयत ऐसी हो रही है। मेरी मम्मी भी तो कई बार मुझे बोल चुकी है कि इंडिया वापस लौट आओ, कम से कम मिलने ही आ जाओ कुछ दिन के लिए। मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ दिन के लिए वहाँ घूमने चलते हैं। इस तरह हम अपने घर और घर वालों से मिल भी लेंगे और उन लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था और उसको देखते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, हम लोग चल लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो जिंदगी भर मेरे घर वालों को ये दुख तो नहीं रहेगा कि उनका बेटा आखिरी बार उनसे मिल भी नहीं पाया। मेरी बात सुनते ही प्रीति तड़पकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, आर्यन, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? भगवान न करे कि आपको कुछ हो। आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। मैं आपकी लंबी उम्र के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ। आइंदा के बाद अगर आपने इस तरह की बात अपने मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। वो काफ़ी उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं जानता हूँ प्रीति, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बस कभी कभी दिल हर चीज़ से बोझल हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर मुझे खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा किया है, अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी मेरा हाथ थाम कर बोली, मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन। हम 3 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी है। एक पति के लिए औलाद का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने इस खुशी को महसूस ही नहीं किया। मगर मुझे उम्मीद है मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रीति की बात सुनकर मैंने फौरन उसको गले से लगा लिया था और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ अभी मैं अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही वो अपने आंसू साफ करके मुझसे अलग हुई थी और बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली कि छोड़िए ना इन बातों को, हम बाहर चलते हैं। मुझे भी भूख लग रही है, खाना वगैरह खाएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा।
ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे मैंने गहरी सांस ली थी और खुद को संभाला था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। जिस दौरान मैं यहाँ लंदन आया था, उसके कुछ समय के बाद प्रीति की फैमिली भी यहाँ आई थी। वो लोग मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो भी इंडिया के उसी शहर से बिलोंग करते थे जहाँ मैं रहता था। हमारी कंपनी का एक इवेंट था, जिसमें प्रीति के पेरेंट्स की मुलाकात मेरे पेरेंट्स से हुई थी, और उसी बीच हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि प्रीति के पिता भी यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते थे। मैं तो पहले ही अपने काम को लेकर यहाँ रह रहा था, इसीलिए मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहीं पर आकर कर दी थी। मेरी पूरी फैमिली यहाँ आ गई थी और प्रीति की पूरी फैमिली भी यहाँ आ गई थी, और इस तरह हम दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई थी। प्रीति भी एक अमीर परिवार की बेटी थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद हम दोनों की फैमिलीज ही यहाँ से चली गई थी और सिर्फ हम दोनों यहाँ बचे थे। उसने मेरा घर संभाल लिया था। घर के साथ साथ वो जॉब भी करती थी। मैंने उसे कई बार मना किया था कि तुम जॉब नहीं करो, तुम आराम करो, लेकिन जॉब करना उसका शौक था, क्योंकि मेरा भी खुद का बिजनेस था। वो चाहती तो मेरी कंपनी की मालकिन बन सकती थी, और उसके पिता का बिजनेस भी लंदन में था। वो चाहती तो अपने डैड की कंपनी भी संभाल सकती थी, लेकिन उसे जॉब करने के शौक को पूरा करना था। इसलिए वो लंदन में रहकर दूसरी कंपनी में जॉब करके अपना शौक पूरा कर रही थी, और मैंने उसको इस काम के लिए रोका भी था। तो उसका कहना था कि मुझे मेरा शौक पूरा करने दो। वैसे भी मैं सोचता था कि अभी वो अकेली है, अभी उसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा खुद को अकेला महसूस न करे। नौकरी करेगी तो उसका ध्यान बटा रहेगा, तो बेहतर है कि वो अपना ध्यान जॉब पर लगाए। उसकी जॉब से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं खुद इतना अमीर था कि मैं अपनी कंपनी में जाकर काम नहीं करता, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों पति पत्नी ही मेहनती थे। यहाँ आने के बाद मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा था। मेरे डैड की 2 कंपनियां यहाँ पर थी, जिनको मैं हैंडल कर रहा था, और मेरी पत्नी एक बैंक में मैनेजर की जॉब कर रही थी। हमारे पास पैसा ही पैसा था। इंडिया में मेरी अपनी ज़मीनें थीं, गाड़ियाँ थीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक खुशी नहीं थी, और वो खुशी हर चीज़ पर भारी पड़ चुकी थी, औलाद की खुशी। मैंने और मेरी पत्नी ने अपना पूरा चेकअप भी करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आप दोनों बिल्कुल फिट हैं, बस ऊपर वाले की तरफ से देर है। डॉक्टर ने तो हमें बच्चा अडॉप्ट करने का सुझाव भी दिया था, मगर मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया में अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। हम खानदानी अमीर लोग थे और हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बहुत दूर दूर तक हमारा बिजनेस फैला हुआ था। अगर हमारे खानदान के बच्चे अडॉप्ट हुए तो सिवाय हमारी मर्दानगी पर सवाल उठने के और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ये कदम नहीं उठा सकता था। हालांकि मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे कहा था कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट करके इंडिया में ये शो करवा देते हैं कि ये बच्चा हमारा है, मगर मैं राज़ी नहीं हुआ था।